बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग पब्लिक में आपको खुश आमदीद कहूँगी। मैं हूँ अरमला हसन। उम्मीद करते हैं जी आप बिल्कुल ठीक ठाक हैं, मज़े में हैं, आपकी सुबह अच्छी हुई है और आपके पास चाय आ गई है। मुझे चाय मिल गई है और आपको तो अच्छी चाय मिलती है, मेरा सुबह सुबह जो मूड है ना अच्छा खासा खुशगवार हो जाता है। और अच्छे मूड के लिए कोशिश ये करनी चाहिए कि सुबह आप अच्छे अच्छे लोगों से मिलें, अच्छी अच्छी बातें करें। जो भी आपके इर्द गिर्द नेगेटिव हो रहा है, कुछ आपको पसंद नहीं आ रहा, उससे ऐसे मुंह फेर लें, आंखें बंद कर लें, क्योंकि यही एक वाहिद तरीका है कि आप उसको अवॉइड कर सकते हैं। क्योंकि सुबह, हालांकि बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट लोग ऐसे कहते हैं कि ये सिर्फ हमारे दिमाग की एक इख्तरा है कि जी आपने अगर सुबह को बुरी चीज़ आपके साथ हो गई है या आपका कोई इंटरेक्शन अच्छा नहीं हुआ तो आपका पूरा दिन ख़राब हो जाएगा। हम कहते हैं ना हमने फ़लाने को देख लिया, हमारा मूड ख़राब हो गया। ऐसा कुछ नहीं होता, ये सिर्फ हमारे दिमाग में होती है एक चीज़ के अच्छा के साथ हमारी इंटरेक्शन इतनी अच्छी नहीं रही तो हमारा मूड ख़राब हो गया। सो आपने इसको ओवरकम करने की कोशिश करनी है एंड आई एम वर्किंग ऑन इट, और मैं इस पे काम कर रही हूँ। क्योंकि उस दिन हमारे पास एक साइकोलॉजिस्ट आई थी और उन्होंने तरीका मुझे बताया था, तो मैंने सोचा कि इस पर मैं थोड़ी कोशिश करूँगी और कोशिश में काफ़ी हद तक बल्कि थोड़ा सा कामयाब हुई हूँ। बट स्टिल आपकी इर्द गिर्द आपके सर्कमस्टांसेस आपके मूड पे बहुत गहरा असर डालते हैं और उसमें गहरा असर डालने के लिए हमारे पास ख़बरें भी होती हैं। क्योंकि सुबह सुबह मुझे आपको ख़बरें देनी होती हैं और उस ख़बरों में कभी कभी ना मेरा दिल नहीं कर रहा होता कि मैं आपको बताऊं कोई बुरी ख़बर, कोई ऐसी बातें जो सुबह हमारी सही ना करे। लेकिन गुज़िश्ता रोज़ ही मुल्की सियासत में उस वक्त एक अहम मोड़ आया जब हुकूमत की तरफ से मौलाना फजलुर रहमान को मनाने की बातें गर्दिश कर रही थी। वो पीटीआई वफ़द से मुलाकात करने असद कैसर साहब के घर पहुंच गए। ये पहली बार हुआ इस सारे सिनेरियो में कि मौलाना खुद चलकर पीटीआई वफ़द से मुलाकात करने के लिए गए। मीटिंग के बाद जी मौलाना का दो टोक अंदाज में कहना था कि उन्हें हुकूमती मुसव्वदा किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है, जबकि बिलावल भुट्टो ने भी हुकूमती ड्राफ्ट को कच्चा करार दे दिया है। मुजव्वज़ा जो आईनी तरमीम है जहां पर हुकूमत को सियासी जमातों की मुखालफत का सामना है, वहीं वकला बरादरी भी इस तरमीम के खिलाफ 19 सितंबर जो कि आज के रोज़ लाहौर हाई कोर्ट से तहरीक चलाने का उन्होंने ऐलान कर दिया है। दूसरी जानिब जो इलेक्शन कमीशन में पीटीआई और जेयूआईएफ के जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन पर समाअत हुई है और इस दौरान इलेक्शन कमीशन की जानिब से पीटीआई पर पाबंदी लगाने का इशारा भी दिया गया है। सियासी हालात क्या रुख अख्तियार करें, इसी पर तज्जिया ले लेंगे। हमारे साथ डॉक्टर हामिद खान अल-मशरकी साहब मौजूद हैं, उनको हम खुश आमदीद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कैसे हैं आप, ठीक ठाक हैं? वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया, थैंक यू अरमला। बिल्कुल डॉक्टर साहब, वैसे तो आप बड़े अपडेटेड होंगे सारे सिनेरियो के अंदर जो सूरत हाल इस वक्त बन रही है। पहले तो बहुत सारी बातें थी कि मौलाना फजलुर रहमान को मनाने की जिम्मेदारी बिलावल भुट्टो जरदारी को दी गई है, मौलाना को मना लिया जाएगा। फिर जो हमने तरमीम वाला मामला देखा उसमें हुकूमत की तैयारी ना होने पर उन्हें बड़ा क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा है। और अब मौलाना साहब कल खुद चले गए जी पीटीआई के वफ़द से मुलाकात करने के लिए। फिर उन्होंने कह दिया कि मैं इसको मुस्तरद करता हूँ। फिर बिलावल भुट्टो जो उनको मना रहे थे वो भी कहते हैं ये सारा मुसव्वदा कच्चा है। देखिए अरमला, बात यह है कि इससे कोई इनकार नहीं कि जिस तेजी जिस उजलत से हुकूमत की तरमीम पास कराने की कोशिश कर रही थी उसमें बहुत सारी गलतियां थी। देखें, आइन में कोई भी तरमीम जब की जाती है तो पूरा समझे कि आइन के ढांचे की हैयत और आइन का ढांचा तब्दील होता है। हर एक तरमीम के ऊपर इंतहाई गौर और फौज की जरूरत होती है, कई महीनों के काम की जरूरत होती है। और यहाँ तो ऐसे लग रहा था कि वो चट मंगनी और पट ब्याह वाला काम करना चाह रही है हुकूमत। यानी सुबह सुबह हुकूमत जो है वो चाह रही थी कि कैबिनेट इस तरमीम को मंजूर करे, दोपहर को हम कौमी असम्बली में भेजें, कौमी असम्बली आंखें बंद करके, कान बंद करके और जनाब जुबान बंद करके खामोशी से इसके ऊपर हाँ करके साइन कर दे। उसी शाम को हम इसको सेनेट में भेजें, सेनेट के अंदर कोई जादू चल जाए और फौरी तौर पर तरमीम जो है वो मंजूर हो और इस जादू का असर जो है वो ऐवान सदर तक जाए और सदर आसिफ जरदारी भी उसी दिन साइन कर दें और गोया तरमीम ना हुई। मैं तो ये कहूंगा कि कोई वो पंजाबी में फिर कहते हैं कि गुड्डे गुड्डी का खेल हुआ। मशरकी साहब, जितने आप कॉम्प्लिकेटेड, आपने जितने लंबे इसको बताया है ना, मुझे लग रहा था हुकूमत ने इतना लंबा बताने के तरीके में भी गौर नहीं किया, क्योंकि उनको लग रहा था कि बड़ा आसान है। मुझे सुनने में मुश्किल लग रहा है।
हाँ अर्मिला, आईनी तौर पर 6, 7, 8 स्टेप्स हैं इस आईनी तरमीम को मंजूर करने के, और उससे पहले इस मुसवदे को कानूनी तौर पर जांचना, उसके ऊपर काम करना, उसके नुक्तों को, उसके अल्फाज के ऊपर गौर करना कि इस लफ्ज का क्या मतलब लिया जाएगा जब अदालत में जाएगा, कानून की शक्ल इख्तियार करेगा। सो मैं ये समझता हूँ कि मौलाना ने बड़ा बेहतरीन फैसला किया है। वजह सिर्फ ये है कि आइन, देखें, कानून साज असम्बली या पार्लियामेंट का काम नए कवानीन बनाना, आइन को बेहतर से बेहतर करना होता है, लेकिन पाकिस्तान की बदकिस्मती रही मिला कि तमाम आइनी तरामीम वक्ती तौर पर हुकूमतों ने अपने फायदे में की, और मैं बार बार उनको याद दिलाता हूँ कि इस तरह के फायदे उठाते वक्त खुद सियासतदानों को बाद में हाथ की बांधी गिरे दांतों से खोलनी पड़ी। सो मेरा ख्याल ये है कि अक्लमंदी ये है कि तमाम तरामीम या कोई भी तरमीम है उस पर मुसलसल गौर किया जाए, प्रॉपर तरीके से उस पर होमवर्क किया जाए, और फिर उसमें जो कोई गलतियां हैं उसको निकाल कर और बेहतरीन शक्ल में अवाम के फायदे में तरामीम की जाए। हुकूमत आर्जी वक्ती फायदे की बजाय फ्यूचर में अवाम और जमहूरियत का फायदा देखे, इसी में सबका भला है। अगर हम शख्सी तौर पर टारगेट करके तब्दीली करेंगे तो कभी भी फायदा नहीं होगा, फ़ायदा नहीं होगा। और ये वो मामला है जिस पे सबकी इत्तेफाक राय भी बड़ी ज़रूरी है, क्योंकि आइन में तरमीम का मामला है और ये एक बड़ी सेंसिटिव चीज़ है। हम 3-4 दिन से ये बात कर रहे हैं कि ये इतना सेंसिटिव मामला है, और जिस तरह से इसको हैंडल करने की कोशिश की जा रही है हमने पहले दिन से देखा है। अब जी मौलाना साहब तो नहीं माने, मुस्तरद कर दिया है उन्होंने। बिलावल भुट्टो भी जो मनाने के लिए जा रहे थे डॉक्टर साहब, अब उन्होंने कहा कि ये मुसव्वदा भी तैयार नहीं है। जब तैयारी नहीं थी, एक्सपेक्टेशन इनको किस बात पे थी, या क्या इनका थॉट प्रोसेस था कि इनको लगा कि ये उसको फौरन झटपट मंगनी और पट ब्याह वाला काम कर लेंगे, जैसे आपने भी मेंशन किया? बिल्कुल अर्मिला, देखिए बात यह है कि हमने एक चीज देखी है हमेशा से कि पीपल्स पार्टी ने बहरहाल आईनी मामलात में बड़ी मुस्बत सियासत की है। हुकूमत चाहे किसी की भी हो, चाहे वो पीपल्स पार्टी की अपनी हुकूमत हो, नून लीग यानी नवाज शरीफ साहब का दौर हो, पीटीआई का दौर हो, ये किसी का भी हो। और इस मामले में मैं समझता हूँ फिर एक बार समझदारी का सबूत दिया है इन्होंने। गो के एक बार ऐसे लग रहा था कि पीपल्स पार्टी भी हुकूमत के इस खेल में और हुकूमत के इस प्रेशर में आ गई है। मेरा ख्याल ये कि जल्दबाजी जो है वो उनको कुछ आने वाले दिनों में जो बड़े ओहदों पर तब्दीलियां आ रही हैं, खुसूसन अदलिया के हवाले से चीफ जस्टिस की तब्दीली, तो इस हवाले से उनको था कि कहीं ना कहीं चीजें अपने काबू में कर ली जाएं। देखें, ये रवायती सियासतदानों को समझना होगा कि अपने आर्जी फायदे के लिए, या पंजाबी में कहते हैं अपने मर्जी दे बंदे लान वास्ते, आप इस तरह के काम ना करें, उसका नुकसान होता है। बल्कि आइन और कानून के तहत चलें, आइन और कानून की माने और आइन और कानून को समझें। उसका फायदा जो है वो खुद इन जमहूरी जमातों को भी हो सकता है अगर ये जमहूरियत के साथ चलेंगे। तीसरी बात ये कि जिस तरह वकला तहरीक का ऐलान कर रहे हैं, दूसरी जानिब हमने देखा कि इवन जो हुकूमत और अपोजिशन के बहुत सारे अरकान जो हैं उनके भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं, और सबसे बढ़कर ये कि वज़ीर कानून ने भी खुद शायद पूरी तरह मुसवदा स्टडी नहीं किया कि उसके कई सवालात के जवाबात तो खुद वज़ीर कानून जो हैं आज़म नज़ीर तारिर साहब भी नहीं दे सके। सर तो उनको 10:30 बजे तो उन्होंने तस्दीक की है कि उनको मुसव्वदा मिला है। अब मतलब आप ये सोचें कि वज़ीर कानून है और वो 10:30 बजे कह रहे हैं, जब सुबह से ये डिस्कशन हो रही है जिस मुसव्वदे पे। बिल्कुल, और हत्ता कि वज़ीर कानून वो शख्स होता है जो 6 माह पहले से सारे मुसव्वदा उसको जुबानी याद होना चाहिए, अजबर होना चाहिए कि उसने तो काम किया सारा। सो मेरा ख्याल ये है कि बहुत ज्यादा कमजोरियां थी, बहुत ज्यादा हुकूमत को इसमें मैं समझता हूँ कि सुबकी का सामना करना पड़ा, शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा, और हुकूमत को अभी भी कोई भी जल्दबाजी जो है वो बड़ी महंगी पड़ेगी। लेकिन यहाँ पर हमें मानना पड़ेगा कि मौलाना फजलुर रहमान साहब ने अपनी अहमियत भी बनवा ली और अपनी दानिशमंदी से मामला फहमी से मामले को फिलहाल टाल भी दिया है, और यहाँ पर उन्होंने अपने अंदाज में जो इनको मनाने आए थे बिलावल, उनको अपनी तरफ राजी करके बाहर भेजा। ये बहुत बड़ी कामयाबी है। यस, ये भी एक वाकई हो राइट। अच्छा डॉक्टर साहब, अब बात यह है कि हुकूमत ने ये काम इनिशिएट किया, फिर उसमें जल्दबाजी के हवाले से कोशिशें करते रहे, फिर मौलाना साहब ने चूँकि स्टैंड अपना पक्का रखा,
फिर भी हुकूमत इस बात पे मजिद थी कि जी हम मना लेंगे, हम कर लेंगे कन्विंस उनको, लेकिन अब मौलाना साहब भी कन्विंस होते तो नज़र नहीं आ रहे। अब हुकूमत ने इस चीज़ को जस्टिफाई तो करना है, क्योंकि एक चीज़ इतनी हलचल में की जा रही है, वो जस्टिफाई या जो सेविंग है वो कैसे होगी इस सारी सूरत हाल में हुकूमत की कि उन्होंने ये स्टेप तो उठा लिया, अब इसको जस्टिफाई तो करना है। मेरा ये ख्याल है अर्मिला कि सबसे बड़ी बात है फेस सेविंग। आपने बहुत अच्छा लफ्ज यूज किया। फेस सेविंग वाहिद तरीका यह है कि हुकूमत खुद ये बात समझे कि जी हम इस तमाम मुसवदे को खुद स्टडी करते हैं, तसल्ली से देखते हैं, और उसके अंदर वो जो शिकें जिन पर तमाम को एतराज़ हो सकता है या आने वाले दिनों में इमीडिएटली उनका असर हो सकता है, उन शिकों को चेंज किया जाए या उनके ऊपर जो अमल दरामद की तारीखें हैं वो आगे की जाएं। इसका फ़ायदा ये होगा कि वो जो तासुर जा रहा है कि किसी एक शख्सियत का रास्ता रोकने के लिए, किसी एक शख्सियत को 2-3 साल की एक्सटेंशन देने के लिए, किसी एक शख्सियत को किसी सूरत भी चीफ जस्टिस ना बनने देने के लिए, इस सारे तासुर को ख़त्म करने के लिए अब हुकूमत को तसल्ली से मुसवदे पर गौर करना होगा। और सबसे बढ़कर ये कि वज़ीर कानून और जो कानून की टीम है वो इस पर मुकम्मल काम करे और खुला ऐलान करे कि जी हम तमाम तहफ़्फ़ुज़ात दूर करेंगे, पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात भी, JUIF के तहफ़्फ़ुज़ात भी, और ख़ुसूसन जो अपोजिशन है उसके तहफ़्फ़ुज़ात भी तहफ़्फ़ुज़ात दूर करेंगे। अच्छा, आपने एक्सटेंशन वाले मामले का तो जिक्र किया, लेकिन हमारे जो वज़ीर इत्तलात हैं वो कहते हैं कि जी आईनी तरमीम पर NRO नहीं मिलेगा, PTI इमरान खान की रिहाई को सौदेबाजी के लिए इस्तेमाल ना करे। अब ये जो आईनी तरमीम का मामला है इसको तहरीक इंसाफ चूँकि अब ज़ाहिर है वो इसको पोस्ट कर रही है, तो इस पर अब हुकूमत ये कह रही है कि जी ये NRO चाहते हैं, इसीलिए इस पर इतना क्रिटिसाइज या शोर या वावेला मचाया जा रहा है। अच्छा, मेरा ख्याल ये है कि ये हुकूमत की तरफ से एक फेस सेविंग का बयान हो सकता है, ये कि जी हमने हमारी जो तरमीम थी वो तो बड़ी अच्छी थी, लेकिन चूंकि अपोजिशन इमरान खान साहब को हर सूरत बाहर लाना चाहती है तो शायद कोई सौदेबाजी कर रही। मेरा ख्याल ये कि मौजूदा सूरत हाल में जहाँ इमरान खान साहब के केसेस हैं और जहाँ पर मामलात हैं, चीज़ें अगर मेरिट पे भी हों या ना भी मेरिट पे हों, दोनों सूरतों में फिलहाल इमरान खान साहब का बाहर आना नजर नहीं आ रहा। अब किस अंदाज में हुकूमत ये कह रही है, ये हुकूमत को खुद वजाहत करनी चाहिए। मेरा नहीं ख्याल कि PTI की लीडरशिप किसी भी अंदाज में इस तरमीम की हिमायत कर सकती है, इवन खान साहब के बाहर आने की कीमत पर भी, क्योंकि जो तब्दीलियां उस तरमीम की वजह से आ जानी है वो तो किसी सूरत भी PTI को फेवर नहीं करती, किसी सूरत भी खान साहब को फेवर नहीं करती, किसी सूरत भी उनके मुकदमात को फेवर नहीं करती। सो मैं नहीं समझता कि इस छोटी सी रिहाई के बदले, क्योंकि रिहाई के साथ ही अगर तरमीम आ गई और 4 हफ्ते बाद दोबारा खान साहब को जेल में डाल दिया गया तो 4 हफ्ते की रिहाई की कीमत जो है वो PTI इन तरमीम के मानने की शक्ल में नहीं दे सकती। अच्छा जी, अब ये तो आपने कहा कि PTI अगर 4 हफ्ते के लिए छूट भी जाते तो इस पे नहीं मान सकती तहरीक इंसाफ, लेकिन अब तहरीक इंसाफ वाला मामला भी ऐसा है कि मौलाना साहब कह रहे हैं कि जो आईनी तरमीम का मामला है वो हम PTI के साथ मिलकर लाएंगे। आप PTI के साथ मिलकर लाना ये भी किसी सूरत गवारा नहीं होगा किसी को भी, और वो बड़ा मुश्किल होगा डाइजेस्ट करना भी किसी के लिए भी, क्योंकि जाहिर है इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है उसके अंदर सारे स्टेक होल्डर्स में देखा जाए तो PTI की कुछ ट्रैक रिकॉर्ड की भी बात की जाए, वैसे ही बात की जाए, बड़े मुश्किलात रही हैं। सो अब क्या होगा जी मौलाना साहब, इस पर क्या होगा, क्योंकि अब जल्दबाजी में सारी चीज़ें, मैं चूँकि मुसव्वदे को डॉक्टर साहब बार बार इसलिए डिस्कस कर रही हूँ क्योंकि फिलहाल कोई सिचुएशन हमें इसका एस्केप नजर नहीं आ रहा है हुकूमत के लिए भी, और इस वक्त मौलाना साहब भी चूंकि अपने स्टैंड पे कायम है। मेरा ख्याल ये है कि किसी भी हालत में अपोजिशन के जो नंबर्स हैं उस हवाले से मैं नहीं समझता कि उनके इतने नंबर्स हैं कि वो कोई अपनी तरमीम ला सके। इवन मौलाना साहब के वोट मिलाकर भी 100 से कुछ जायद वोट होंगे, जबकि 224 वोट चाहिए कोई भी तरमीम करने के लिए। और ऑब्वियसली अगर एक तरमीम PTI कर सकती होती या मौलाना PTI मिलके, तो फिर तो ये हुकूमत को ही उखाड़ के फेंक दें 1 मिनट में। सो मैं नहीं समझता कि मौलाना इस पोजीशन में है, लेकिन ये बात जरूर हमें अंदाजा है कि मौलाना अगर चाहे तो तरमीम को रोक जरूर सकते हैं, अपनी मर्जी की तरमीम नहीं ला सकते लेकिन रोक जरूर सकते हैं, क्योंकि वो जो मैजिक नंबर है, हुकूमत के पास 214 मेंबर हैं, 224 अरकान के बगैर तरमीम हो नहीं सकती है। ऊपर से सुप्रीम कोर्ट के 8 जजों का फैसला आ गया है कि
पीटीआई को उसकी जो मखसूस नशिस्तें हैं वो फौरी तौर पर दी जाएं। दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन उस पर हरदर्मी कर रहा है या मानना नहीं चाह रहा और फिर पीटीआई पर पाबंदी की बातें कर रहा है। तो इस सारे सिनेरियो के अंदर अगर हम देखें तो मौलाना जो हैं वो सबसे ज्यादा किंग मेकर की हैसियत इख्तियार कर गए हैं, सबसे ज्यादा अहमियत इख्तियार कर गए हैं। लेकिन मौलाना किसी भी हालत में ना तो हुकूमत के साथ मामलात इतने बिगाड़ेंगे कि नो रिटर्न के ऊपर खड़े हो जाएं, क्योंकि मौलाना एक मंजे हुए सियासतदान है। और दूसरी जानिब वो पीटीआई से इस हालात में नहीं बिगाड़ सकते जब पीटीआई ने इंतहाई वाज़ेह अक्सरियत के साथ केपीके में हुकूमत बनाई है, पॉपुलर पॉलिटिक्स कर रही है। केपीके मौलाना की सियासत का गढ़ है। मौलाना मुस्तकबिल के हवाले से देख रहे हैं कि अगर उनको पीटीआई के साथ चलकर कोई हुकूमत बनानी पड़ी या इत्तेहाद करना पड़ा बलूचिस्तान के हवाले से, केपीके के हवाले से, तो मौलाना समझते हैं कि वो ज्यादा फायदे में रहेंगे। सो यहाँ पर मैं समझता हूँ जहाँ हुकूमत में बार बार कहता हूँ वक्ती फायदे के लिए पूरी जमहूरियत को रिस्क पे डाल रही है, वहां पर मौलाना वक्ती फायदा ना लेकर मुस्तकबिल के लिए बहुत बड़ा फायदा गेन करना चाह रहे हैं। सो दिस इज द बिगेस्ट डिफरेंस। ये सबसे बड़ा फर्क नजर आ रहा है हुकूमत में और मौलाना फजलुर रहमान। ठीक हो गया, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर हामिद खान अल-मशरकी साहब हमारे साथ मौजूद थे, मौजूदा सियासी सूरत हाल पे अपना तज्जिया दे रहे थे। हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग पब्लिक। टेक्नोलॉजी के जो बड़े फ़ायदे हैं वह कहीं ना कहीं नुकसानात भी हैं। अब हम आपकी सेहत के हवाले से बात करेंगे, खाने पीने की अशिया के हवाले से बात करेंगे, बट टाइम हमारा जो पैकेज्ड फूड का कॉन्सेप्ट है दुनिया भर में वो बहुत ज़्यादा हो गया है। हर चीज़ हमें पैकेज्ड फॉर्म में मिलती है और हम कोशिश करते हैं जी कि एक कोई भी, चाहे वो दूध का डब्बा है या कोई आपने जैम लेना है, पीनट बटर लेना है, वो सारी चीज़ें जो पैकेज्ड होती हैं, एक रिपोर्ट के मुताबिक जी पैकेजिंग के अमल के दौरान 3600 से ज़्यादा जो केमिकल्स हैं वो खाने की अशिया में शामिल हो जाते हैं। और केमिकल्स की तादाद में बात की जाए तो 79 जो केमिकल्स हैं वो कैंसरस होते हैं, उसमें आपको डिफरेंट मसाइल का सबब बनते हैं। और एक हैरान कुन तादाद ये इस बात की जाहिर करती है कि खाने में जो शामिल केमिकल्स हैं वो इंसानों में मौजूद केमिकल्स का एक अहम ज़रिया है और ये किस हद तक मुज़र हो सकते हैं आपकी सेहत के लिए, इस पे आज हम बात करेंगे। जो पैकेज्ड फूड का इस्तेमाल हम बहुत ज़्यादा करते हैं। सारा सलीम हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे ग़ज़ाइयत, इनको हम खुश आमदीद कहते हैं। सारा अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक। इसमें मैं ये ओपिनियन डालना चाहूँगी कि जो हमारे पैकेजेस फूड्स होते हैं उसमें बेसिकली अगर आप नेचुरल की साइड पर ज़्यादा रहें तो ज़्यादा अच्छी बात है, क्योंकि जब आप एक चीज़ को उसकी ओरिजिनल से शिफ्ट कर उसे किसी और फॉर्म में लेकर जाते हैं तो उसमें डिफरेंट प्रिजर्वेटिव्स वगैरह यूज्ड होते हैं ताकि वो एक हद तक चल सके। अब जैसे बिल्कुल सिंपल चीज़ है, हम भैंस का दूध लेते हैं, उसको उबालते हैं, अगर उसको दूसरा उबाल ना मिले तो वो दूसरे दिन सड़ जाता है और वो फेंक जाता है। इसी तरह जो हमारी पैकेज मिल्क होता है उसके ऊपर अगर आप देखें तो महीनों की डेट्स आ रही होती हैं, कभी कभी तो 4-5 महीनों की डेट्स आ रही होती हैं। दैट मीन दूध तो वो है लेकिन उसके अंदर प्रिजर्वेटिव्स हैं जो उसकी शेल्फ़ लाइफ को इंक्रीज़ कर देती हैं, उसको फटने नहीं देती। अब वो जितने ज़्यादा केमिकल्स आपकी एक फूड में ऐड होते हैं उतना ज़्यादा उसकी शेल्फ़ लाइफ इंक्रीज़ होती है और उतना ही ज़्यादा आपकी जो है हेल्थ इश्यूज़ इंक्रीज़ होते हैं। सिर्फ कैंसर नहीं, इसमें ओबेसिटी, हाइपरटेंशन वगैरह डिफरेंट जो बहुत कॉमन है आजकल बीमारियाँ, ओबेसिटी बहुत है, हार्ट डिजीज़ बहुत हैं, डायबिटीज़ बहुत है, ये सारी चीज़ें वहाँ से ट्रिगर कर रही होती हैं। अब होता ये है कि जैसे अब सोडियम बेंजोएट एक एसिड है, वो आपकी टी वाइटनर्स में जा रहा होता है। बिल्कुल ठीक है। अब वो ज़्यादा अमाउंट में जितना आप टी वाइटनर ज़्यादा ले रहे हैं उतना जो है आपका ज़्यादा चल रहा होता है सारा सिनेरियोज, उतना ज़्यादा चांसेस इंक्रीज़ होते हैं आपके कैंसर के। अच्छा, ये तो आप टी वाइटनर और दूध की बात कर रही हैं, हम आम जिंदगी में अगर हमें कोई टोमेटो पेस्ट लेना है, हमें कोई ऐसी पाइनएप्पल लेना है या हम कोई भी चीज़ है वो हमें टिन्ड या पैकेज्ड फॉर्म में मिल जाते हैं और उसमें उन्होंने प्रिजर्वेटिव्स ऐड किए होते हैं, एंड वी नो दैट।
अब मसला ये है कि ऑल्टरनेट्स नहीं है ना हमारे पास उस तरह से, अगर हैं भी तो हम उसको इस्तेमाल नहीं करना चाहते क्योंकि हमारी कन्वीनियंस नहीं है। और थोड़ा हमारा सुबह सुबह उठकर इतनी मेहनतें कौन करे, वो वाला एक लेजीनेस सी आ जाती है। जो जिस तरह टमाटो सॉस वगैरह का था, उसमें आप घर में टमाटो सॉस बहुत इजी तरीके से आप बना सकते हैं। लाइक इट्स जस्ट इट्स टेकिंग 15 मिनट्स और आपकी अच्छी खासी हेल्दी तरह से टमाटो सॉस रेडी हो जाती है। सेम गोज़ टू मेयोनीज, सेम गोज़ टू आपकी केचप एंड जितने भी, इवन हम लोग कहते हैं कि अच्छा वज़न कम करना है या कैंसर का कोई स्टेज आ गई है, उसमें आपने जो है वो फुल मलाई वाला दूध नहीं पीना, तो आपने लो फैट लेना है। एंड फर्स्ट थिंग हम क्या करते हैं कि लो फैट जाते हैं, जाके बाज़ार से ले लेते हैं। या हमें तो इजीली मिल जाता है, लो फैट मिल्क आपको चाहिए तो आपको मिल जाएगा। हाँ, वो बहुत इजीली मिल जाएगा, लेकिन उसके ऊपर अगर हम उसकी एक्सपायरी डेट्स देखें तो वो मंथ्स में होती है। कुछ की डेज में होती है, कुछ की मंथ्स में होती है। डेज वाले में भी प्रिजर्वेटिव्स होते हैं और मंथ्स में भी होते हैं, बट अमाउंट वेरी कर रही होती है। डेज में कम हो रही होती है और मंथ्स में ज़्यादा प्रिजर्वेटिव्स जा रहे होते हैं। अब बजाय इसके कि हम जाके बाज़ार से लें, थोड़ी मेहनत करें, तो वो घर में भी लो फैट बन जाता है। लाइक आपने सिर्फ उसको 3 से 4 बार बॉईल कर कर उसकी सारी मलाई जो है वो एक्सट्रैक्ट करनी होती है, तो आपका लो फैट मिल्क तैयार है। ओके, वाओ, ये घर में। लेकिन अब बात ये है कि इवन आप अपने जाम इस्तेमाल करना है, पीनट बटर लेना है। अब जो पेरेंट्स हैं, अब उन्हें तो इतनी आदत होगी इन सारी चीज़ों की। हमें पता है कि बॉटल में आपको मिल गया जैम, पीनट बटर भी मिल गया, इवन न्यूटेला आप इस्तेमाल कर रहे हो वो भी आपको बॉटल में। ये सारी चीज़ें तो हमारी आम जिंदगी में बहुत कैजुअली यूज़ कर रहे हैं, बहुत कैजुअली यूज़ कर रही हैं। इवन माई ग्रैंड पेरेंट्स, वो माशाल्लाह से इस साल 90 के हैं। ओके, माशाल्लाह। ठीक। एंड दे सेड कि अच्छा तुम लोग पता नहीं क्या करते हो कि तुम लोगों के टाइम पर हर चीज़ जाओ बाज़ार से ले आओ, हमारे टाइम पर हर चीज़ खुद बनाते थे और हम कहते थे आप लोग बहुत मेहनती हैं। अगर आपको या तो सिर्फ ये देखें कि अगर आपको क्विक चीज़ें चाहिए तो वो बाज़ार में अवेलेबल है, ठीक है। लेकिन अगर आपको कुछ ऐसा चाहिए कि वो जल्दी भी बन जाए बट वो हेल्दी ऑप्शंस में हो, फिर आपको मेहनतें करनी पड़ती हैं। क्योंकि आप छोटी से छोटी चीज़ में, इवन आपकी जो ब्रेड्स आ रही हैं आजकल, उस पर भी एक्सपायरी होती है। या उस पर भी एक्सपायरीज होती हैं। इवन आपका जो कुकीज़ हैं, ये बिस्किट्स हैं, उस पर भी आजकल एक्सपायरीज हैं। सब में प्रिजर्वेटिव जो है ना, बट अगर आप नेचुरल तरीके से लेके चलेंगे तो उसमें आप प्रिजर्वेटिव्स नहीं डालते हैं। बट फिर वो यही सीन लेकिन अब होता है। कुकीज और ब्रेड घर में कैसे बनाए हम? सारा बन सकते हैं सारे, तो आप बड़ा मुश्किल काम बता रही है। प्रिजर्वेटिव्स के अलावा कोई ऑल्टरनेट बताए हमें कि क्या हो सकता है। अच्छा, फिर ऑप्शन ये होता है कि अगर आप उसको बहुत कम अमाउंट में यूज़ करें, ये नहीं है कि आप रेगुलर बेसिस पर यूज़ करें। फॉर इंस्टेंस, अगर आपने लो फैट मिल्क लेना है और वो आप पैक्ड ही लेना चाह रहे हैं, फिर आप वो वाला देखें जो डेज की एक्सपायरी पर हो। ठीक है, ठीक है। एंड थोड़ा सा उसमें नेचुरल मिल्क मिक्स कर करें। लाइक 70-30 की रेशो। 70% आपका वो दूध जिस पर से मलाई हटी हुई हो, सिर्फ एक बार बॉईल करके जो मोटी मलाई होती है वो हटाकर, ठीक है, यानी आप उसकी क्वांटिटी को कर सकते हैं। ठीक है, ताकि कम से कम हमारे अंदर प्रिजर्वेटिव्स जाएं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच सारा, बहुत शुक्रिया। सारा सलीम हमारे साथ मौजूद थी जी। प्रिजर्वेटिव्स वाली चीज़ों को आप जितना मैक्सिमम अवॉइड कर सकते हैं करें, क्योंकि ज़ाहिर है जो पैकेज चीज़ें हैं वो आपकी सेहत के लिए इतनी अच्छी नहीं है। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक जी। ब्रेक के बाद वापस आ गए हैं और कराची के हवाले से आज हम फिर बात करेंगे। हम रोज़ कोशिश करते हैं कि कराची के मसाइल के हवाले से आवाज़ उठाई जाए और सड़कों को लेकर, दीगर मसाइल को लेकर रोज़ हम अपने शो के अंदर, पब्लिक न्यूज़ भी इनफैक्ट इस हवाले से बहुत काम कर रहा है। सिंध हुकूमत ने कराची में बारिश से जो मुतासरा सड़कें हैं उनकी तामीर और मुरम्मत के लिए फंड्स की मंजूरी दे दी है। और पब्लिक न्यूज़, और मैं आपको जैसे बार बार कह रही हूँ कि हम बार बार ये कोशिश कर रहे थे कि इस हवाले से बात की जाए जो कराची
कराची में खस्ताहाल सड़कें हैं उस पर हमारे नुमाइंदगान हों, मुजम्मिल हों, हमारे ब्यूरो चीफ हों, इस पर रिपोर्ट कर रहे थे। तो हमने सोचा कि इस हवाले से आज बात की जाए। जो वहाँ के मिनिस्टर हैं प्लानिंग एंड डेवलपमेंट के, वज़ीर बल्दियात, उनको भी आज हम प्रोग्राम में मदऊ किया हमने। लेकिन उससे पहले कराची की जो सूरत हाल है सड़कों की और अब जो फंड्स की मंजूरी हुई है इसके बाद क्या बेहतरी आ सकती है, इस हवाले से एक रिपोर्ट है, आपको वो दिखाते हैं। कराची में तबाहाल सड़कों से परेशान शहरियों की सुन ली गई। पब्लिक न्यूज की जानिब से सड़कों की खस्ताहाली की बार बार निशानदही करने के बाद बिलाखिर हुकूमत सिंध ने एक्शन ले लिया। वजीर आला सिंध की जानिब से सड़कों की मरम्मत के लिए 1.5 अरब रुपए का फंड मंजूर कर लिया। कराची की सड़कों के पेचीदा मसाइल। पब्लिक न्यूज बन रहा है पब्लिक की आवाज। देखिए पब्लिक के मसाइल। वजीर बल्दियात सिंध सईद गनी ने पब्लिक न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू में सड़कों की जल्द तामीर की खबर दी थी। कुछ ऐसी सड़कें रिसेंटली वो बनी हैं और वो फौरी तौर पे ख़राब हो गई हैं बग़ैर किसी ख़ास वजह के, तो उस पर भी हम सर्वे कर रहे हैं, उसकी भी डिटेल्स हम ले रहे हैं। तो उसमें अगर कोई जिम्मेदारी किसी के ऊपर फिक्स होगी, चाहे वो कॉन्ट्रैक्टर हो, चाहे वो कोई हमारा ऑफिसर हो, हम उसके खिलाफ ज़रूर कार्रवाई करेंगे। हमने सूबा सिंध के लोगों को मुतमिन करना है और हम कोशिश करेंगे कि जो उनके मसाइल हैं। कराची में बारिशों के बाद सड़कों की मरम्मत से मुताल्लिक इजलास में फंड की मंजूरी देते हुए वजीर आला सिंध ने कहा, कराची में बारिशों से खराब सड़कों की मरम्मत के लिए फौरी इकदाम किए जाएंगे। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की जेर सदारत इजलास में बारिशों से मुतासरा सड़कों की मरम्मत से मुताल्लिक तफसीली जायजा लिया गया। ब्रीफिंग में कहा गया कि कराची डिवीजन के 7 अजला में सड़कों के पेज वर्क की जरूरत है। इजलास में वजीर बल्दियात सईद गनी ने कहा कि कराची की सड़कों का सर्वे कर रहे हैं, जिसमें ये मालूम कर रहे हैं कि सड़कें कब खराब हुई। इजलास में वजीर आला सिंध ने हिदायत दी कि तामीर या मरम्मत की गई सड़कें वक्त से पहले खराब हुई हैं तो इंक्वायरी करेंगे, सड़क किसने बनाई और क्यों खराब हुई। मुराद अली शाह का कहना है कि नाकिस सड़कें बनाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। नाकिस सड़कें बनाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए, लेकिन जो ऑलरेडी ख़राब है वो कैसे ठीक होंगी और फंड्स की मंजूरी के बाद क्या प्लानिंग है जी, क्या सोच रहे हैं। सईद गनी साहब हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का, उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। कराची के मसाइल के हवाले से हम बात कर रहे हैं। ज़ाहिर है सड़कों का मसला है और ये बहुत मेजर मसला है। ज़ाहिर है बड़ा शहर है, बड़े मसाइल हैं, लेकिन सड़कें ये वो मसला होता है जिसमें रोज़ लोग एक्सपीरियंस करते हैं इन मसाइल को और फिर उनके कंसर्न्स भी अपनी जगह मौजूद होते हैं। ये फंड्स की मंजूरी तो है, लेकिन जो कराची में सड़कें हैं, आप क्या समझते हैं कि जी ये फंड्स जिनकी मंजूरी के बाद ये जो तामीर शुरू होगी किस तरह से काम करेगी सिंध हुकूमत जी? देखें, एक तो मैं इसकी वजाहत कर दूं कि जो आज टीवी पर अखबार में चल रहा है कि 1.5 बिलियन रुपीज़ सिंध हुकूमत देगी, ये शायद रकम इससे ज़्यादा है, इसलिए कि जो KMC ने एस्टीमेट दिया था कि उनकी जो सड़कें रिपेयर होना है 7 डिस्ट्रिक्ट्स में, उन पर लागत तकरीबन 1.9 बिलियन आनी है। तो 400 मिलियन जो है वो KMC अपने रिसोर्सेज से करेगी और 1.5 बिलियन जो है वो गवर्नमेंट ऑफ सिंध को देगी। लेकिन उसके साथ साथ कराची में 25 टाउन्स भी हैं और उनमें भी सड़कें ऐसी हैं जिन पर शायद रिहेबिलिटेशन की ज़रूरत है, तो उस पर हम काम कर रहे हैं और उनको हम अभी सर्वे शुरू किया हुआ है हमने, वो डिटेल्स हमारे पास मंडे तक सारी आ जाएंगी। तो उन सड़कों को भी ठीक करने के लिए सिंध हुकूमत अलहदा पैसे देगी। तो ये रकम हमारा अंदाज़ा ये है कि शायद 4 अरब रुपये से ज़्यादा होगी और CM साहब ने ये भी कहा है कि अगर इससे ज़्यादा भी पैसे दरकार हुए तो वो ज़रूर जारी कर देंगे। तो पैसे हम ज़्यादा खर्च करेंगे इंशाल्लाह ताला, सड़कों को ठीक भी करेंगे और बेहतर तरीके से ठीक करेंगे ताकि फ़ौरी तौर पर दोबारा उनमें कोई ऐसी ख़राबी ना हो जो अभी हालिया दिनों में हुई है। अच्छा, ये आपने कहा कि सड़कों को बेहतर तौर पर ठीक करेंगे। अब मसला ये था कि हम पिछले कुछ दिनों से जिनके एक्सपीरियंस भी कर रहे हैं, हमारे नुमाइंदगान बता भी रहे हैं कि जो सड़कें नई भी तामीर हुई हैं उनके अंदर भी गनी साहब मसाइल हैं, वो भी टूट फूट का शिकार हैं, बारिशें हैं, लेकिन जो नई सड़कें होती हैं टेक्स टाइम ज़ाहिर उनकी ख़राबी होने में। आपके अभी आपकी ही स्टेटमेंट हम देख भी रहे थे और आपने बोला भी कि इस पर भी इंक्वायरी होगी, सर्वे होगा। कोई टेस्ट केस तो होना चाहिए ना सर कि ये अगर सड़कें बन रही हैं, इतने बजट हुकूमत लगा रही है, तो इन बजट्स के बाद इतनी नाकिस सड़कों की वजह क्या है? देखें, इसमें जो कार्रवाई है उसका आगाज़ हो गया है और मेयर कराची ऑलरेडी कुछ लोगों के ख़िलाफ़ एक्शन ले चुके हैं और जैसे जैसे तफसीलात हमारे सामने आती रहेंगी
और अगर किसी सड़क की ख़राबी में कोताही साबित हुई किसी हमारे इंजीनियर की या किसी कॉन्ट्रैक्टर की इसके अंदर ज़िम्मेदारी शामिल हुई तो हम उनके ख़िलाफ़ ज़रूर कार्रवाई करेंगे और वो अमल इंशाअल्लाह ताला आपको नज़र आएगा और ये होना ज़रूरी भी है। इसलिए कि एक तो चलें पैसे का जो ख़र्च होता है या ज़िया होता है वो अपनी जगह, लेकिन उसके साथ साथ शहरियों को जो तकलीफ़ होती है वो भी बहुत ज़रूरी है कि उसको देखा जाना चाहिए। तो ये कार्रवाई हम बिल्कुल करेंगे और आप देखेंगे कि जो ज़िम्मेदार लोग हैं उनके खिलाफ़ कार्रवाई होगी। अब जो आपने कहा कि नई सड़कें हुई थी, तो मैं एक अर्ज़ कर दूँ कि ये जो सड़कें ख़राब हुई हैं उनकी ख़राबी की मुख्तलिफ़ वजूहात हैं। कोई एक सबब नहीं है कि जी बारिश हुई और वो सड़क जो है ख़राब हो गई। कई मकामात पर जो सीवरेज लाइन्स चौक हुई हैं, ओवरफ्लो हुई हैं, तो सीवरेज के पानी की वजह से भी सड़कें ख़राब हुई हैं। और सीवरेज का पानी इतना ख़तरनाक होता है सड़कों के लिए कि ये जो आम बारिश का पानी है शायद इससे 100 गुना ज़्यादा डैमेज करता है। सीवरेज का पानी बिल्कुल एक ज़हर कातिल होता है। तो वो इश्यूज़ डिफरेंट हैं, उसको हम डिफरेंट तरीके से देख रहे हैं। लेकिन कल की मीटिंग में ये भी तय हुआ कि जिन सड़कों पे हम काम करेंगे वहाँ हम जहाँ पॉसिबल हुआ वहाँ उसका जो ड्रेनेज का अगर इशू है तो उसको भी सॉर्ट आउट करेंगे, उसके साथ साथ सड़क ठीक करेंगे। ठीक हो गया। अच्छा, अभी आपने खुद भी बात की कि जाहिर है कि आप जो ज़िम्मेदार हैं उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करेंगे। सर, जब जाहिर है कोई एक कॉन्ट्रैक्टर होता है, कोई कंपनी होती है, वो काम कर रही है, नेचुरली उसके ऊपर एक सुपरविजन भी होती है, हुकूमत भी सरपरस्ती कर रही होती है। अब तो आप इस बात को मेक श्योर करेंगे कि अगर हुकूमत सिंध की जानिब से किसी ऐसी इदारे या कोई ऐसे सुपरवाइज़र जिसकी वजह से ये मसला हुआ है उसको भी एड्रेस किया जाए और उस पर भी कार्रवाई हो? देखिए, मैंने अभी आपसे कहा कि अगर कहीं कोई कॉन्ट्रैक्टर ज़िम्मेदार होगा उसके ख़िलाफ़ कानून के मुताबिक जो कार्रवाई होगी हम वो भी करेंगे। और अगर कोई हुकूमत सिंध के किसी इदारे का इंजीनियर ज़िम्मेदार हुआ तो उसके ख़िलाफ़ हम अपने डिपार्टमेंट के कानून के मुताबिक, रूल्स के मुताबिक कार्रवाई करेंगे। अच्छा, एक चीज़ समझने की ज़रूरत है कि ना मुर्तज़ा वहाब ना ही सईद गनी, हम इंजीनियर्स नहीं हैं, तो हमारी अंडरस्टैंडिंग टेक्निकली शायद इतनी ज़्यादा नहीं होती, लेकिन हम कम से कम जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको पढ़ के कुछ हम समझ सकते हैं और फिर अपने कुछ थर्ड पार्टी एवल्यूशन के लिए भी कुछ लोगों को हम शामिल कर सकते हैं। और इस मरतबा हमने NED यूनिवर्सिटी के जो एक्सपर्ट्स हैं उनको भी अपने साथ ऑन बोर्ड लिया है और उनकी जो माहिराना राय होगी उसको भी सामने रखकर इन चीज़ों को ठीक करेंगे। ठीक हो गया। अच्छा गई साहब, हमने अभी चूँकि रिपोर्ट भी देखी, हमारे नुमाइंदे भी 2 दिन पहले एक जगह पे थे और उन्होंने कहा जी कि हुकूमत तो सड़कें बनाने के हवाले से काम कर रही होती है, लेकिन जब सड़क बन चुकी होती है तब सीवरेज के बाद में आता है कि जी यहाँ पे पाइप भी डलना था, यहाँ सीवरेज का कोई मसला है, उसको एड्रेस। तो ये जो इदारों की आपस में या इस सारे सिस्टम के अंदर कोऑर्डिनेशन है, ये कितनी इंपॉर्टेंट है कि अगर एक सड़क बन रही है तो तमाम जो रिलेटेड डिपार्टमेंट्स हैं वो उसको देखें कि भाई अगर सीवरेज का पाइप डलना है, कोई और तार डलनी है, कोई मामला है, तो वो सड़क बनने से पहले उसको एड्रेस किया जाए, क्योंकि सड़क बनने के बाद अगर वो फिर टूटेगी, फिर बनेगी, तो मसाइल तो अपनी जगह वहीं पर जूं के तूं रहेंगे। मैं आपको थोड़ा सा कोशिश करता हूँ कि आपके ज़रिए शहरियों को समझा सकूँ। देखें, कुछ हमारी सड़कें हैं जो बड़े प्रोजेक्ट्स में आई और उन सड़कों को हमने सिरे से, बिल्कुल नए सिरे से तामीर किया है। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में भी हमने शारा नूरजहाँ बनाई है, शारा शेरशाह सूरी बनाई है। तो वो सड़कें चूँकि मुकम्मल तौर पर एक पैकेज था, उस पैकेज में हमने ये किया कि वहाँ जो बरसाती नाले थे जिनमें लोगों ने सीवरेज का पानी डिस्पोजल उनका डाला हुआ था वो हमने सारा अलग किया, बरसाती नाले को क्लियर किया, उनके साथ हमने सीवरेज की लाइनें डाली, उन आबादियों की सारी जो सीवरेज का डिस्पोजल था उन सीवरेज की लाइनों में लेकर गए, उसके बाद वो सड़कों को हमने तामीर किया। तो वो जो मुकम्मल एक पैकेज होता है उसके अंदर तो ये चीज़ें बिल्कुल शामिल होती हैं। लेकिन अभी अगर जिस तरह हम जो करने जा रहे हैं वो मोस्टली जो है वो पेच वर्क है, वो जो सड़कें ख़राब हुई हैं उनकी रिहेबिलिटेशन का काम है। तो इसमें ये मुमकिन नहीं होगा कि अगर कहीं सीवरेज की लाइन का कोई इशू है तो उसको हम पूरा खोदना शुरू कर दें और फिर उसके बाद सड़क ठीक करें। लेकिन एक और इशू भी बाज़ औक़ात आ जाता है। अभी रिसेंटली तारिक रोड पर 3 मकामात पर जो सीवरेज की लाइन थी वो संक डाउन कर गई। अब उसका आपके पास कोई वो नहीं है कि बारिश के दिनों में पूरी अगर लाइन नीचे बैठ गई है, सड़क भी बैठ जाती है उसके साथ साथ, तो आपको अब इमीडिएटली वो पोर्शन जो एक पार्ट होता है वो ठीक करना पड़ता है, उसके बाद सड़क बनानी पड़ती है। तो ये वेरी करता है डिफरेंट स्कीम्स पर, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पर। लेकिन जो सड़कें नई बन रही होती हैं उसके अंदर ये बिल्कुल कॉम्पोनेंट शामिल होता है कि सिर्फ सीवरेज की नहीं बल्कि तमाम यूटिलिटीज़ की जो लाइन्स होती हैं उसको जो है वो ठीक किया जाता है, उसके बाद वो सड़कें बनाई जाती हैं।
ठीक हो गया, ठीक हो गया। अच्छा गनी साहब, अब एक तासुर जहां आपने आवाम की बात की है, ज़ाहिर है आप कह रहे हैं कि आप मेरे प्लेटफॉर्म से आवाम को भी ये समझाने की कोशिश करें। एक तासुर है आवाम के अंदर कि जी ये वो इलाके हैं जहां पीपल्स पार्टी का स्ट्रॉन्ग होल्ड है, वहाँ पे वो लोग काम कर रहे हैं, सारी सूरत हाल है, और ये वो सड़कें हैं जो बन भी रही हैं, जिन पर शायद डेवलपमेंट का काम हो भी रहा है। लेकिन कुछ इलाके, कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पर शायद पीपल्स पार्टी का उस तरह से स्ट्रॉन्ग होल्ड नहीं है, MQM है, NP है, इनकी जमातों की वजह से वहाँ पर कभी भी डेवलपमेंट का काम नहीं होता। तो ये तासुर ज़ाहिर करना भी बड़ा ज़रूरी है लोगों का कि ये सिर्फ पीपल्स पार्टी के स्ट्रॉन्ग होल्ड की बात नहीं है, दीगर जमातों भी जहाँ पे अगर वो अपनी एक ग्रिप रखते हैं वहाँ पे भी पीपल्स पार्टी काम कर सकती है। ये तासुर हमारे जो मुखालिफिन हैं वो कायम करने की कोशिश करते हैं, लेकिन आपके जो कराची के रिपोर्टर्स हैं, मैं गुजारिश आपसे करूँगा कि उनसे कहें कि वो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में चले जाएं और पूरा एक सर्वे करें कि डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में पिछले 6, 7, 8 सालों में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कितने बड़े बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स दिए हैं। और डिस्ट्रिक्ट कोरंगी है जहाँ पीपल्स पार्टी का गढ़ नहीं है, उस डिस्ट्रिक्ट कोरंगी में पीपल्स पार्टी ने बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स किए हैं। और देखें उसका फ़र्क ये हुआ कि डिस्ट्रिक्ट कोरंगी में पीपल्स पार्टी की आवाज़ पिछले बल्दियाती इलेक्शन में, पिछले आम इंतखाबात में कुछ भी नहीं था, हमारे शायद एक UC का चेयरमैन भी नहीं था। आज पीपल्स पार्टी के UC के चेयरमैन भी वहाँ से हैं, आज पीपल्स पार्टी का टाउन का चेयरमैन भी वहाँ से है, आज पीपल्स पार्टी का एक MP भी वहाँ से है। तो हमने अगर कुछ काम किया है तो लोग हमें उस पर वोट दे रहे हैं। पीपल्स पार्टी बिला तफरीक पूरे शहर में काम कर रही है, और ये मैं आपको बता दूँ कि डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में जितना काम हुआ है शायद वो हमारे जो स्ट्रॉन्ग होल्ड हैं उतना काम वहाँ पर भी नहीं हुआ। डिस्ट्रिक्ट कोरंगी में जितना काम हुआ है शायद इतना काम हमारे जो स्ट्रॉन्ग होल्ड हैं वहाँ पर भी नहीं हुआ। तो जहाँ जहाँ काम की ज़रूरत होती है, जो वसाइल हमारे पास दस्तियाब होते हैं, उन वसाइल में रहते हुए हम बिल्कुल बिला तफरीक काम कर रहे हैं। और ये आप अगर कराची शहर में चले जाएँ, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल का विजिट कर लें, कोरंगी का विजिट कर लें, मेरी बात पर यकीन ना करें, आपको काम नज़र आ जाएगा वहाँ। ठीक हो गया। अच्छा, अब चूँकि ज़ाहिर है हम कराची का जो मामला है, ये जो बजट्स की मंजूरी जिसमें आपने कहा कि ये ज़्यादा बजट है और इस पे आप लोग काम करने की कोशिश, कोई आप लोगों ने अपने दिमाग में इदारों को टाइमलाइन दी है कि जी अब हमने ये टाइम इस टाइम के अंदर ये सारे मसाइल को हल करना है? क्योंकि सड़कों का वही बात है कि आम शहरी के लिए गुजरना, आना जाना बड़ा मसला होता है, और ये मुख्तलिफ चैनल पर हम रिपोर्ट होते हुए भी देखते हैं। देखिए, जब ये बारिशों के दौरान ये सड़कें ख़राब होना शुरू हुई तो उस वक्त ही हम पर तनकीद भी हो रही थी, और आपके मुख्तलिफ जो न्यूज़ चैनल्स हैं वो सवाल भी हमसे कर रहे थे। हम उस वक्त एक बात ये कह रहे थे कि जब तक ये मानसून का सीज़न चल रहा है उस दौरान ये काम करना मुमकिन नहीं है। जैसे ही ये रुकेगा इंशाअल्लाह ताला हम इस पर काम शुरू कर देंगे, और वो काम हमने शुरू कर दिया। देखिए, कोई भी सरकारी काम जब आप करते हैं ना, पैसा खर्च करते हैं, तो उस पर वो इन अखराजात को करने के लिए एक तरीक़ेकार है, कानून के मुताबिक हम वो जा सकते हैं। ये मेरी ख्वाहिश के मुताबिक नहीं होता, मैं एक दिन पैसे निकालूँ जेब में से या सरकारी अकाउंट में से अगले दिन किसी पे लगा दूँ, ऐसा होता नहीं है। तो ये प्रोक्योरमेंट का पूरा एक प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस को हमें फॉलो करना होता है। हम कोशिश ये करते हैं कि जो ये इमरजेंसी के काम हैं इस पे प्रोक्योरमेंट का जो मिनिमम रिक्वायर्ड टाइम होता है वो हम इस्तेमाल करें, और वही हम रिहेबिलिटेशन के कामों पे कर रहे हैं। कम से कम जो वक्त है वो हम ले रहे हैं, और उम्मीद है कि अगले इंशाल्लाह ताला 1-1.5 महीने के 2 महीने के अंदर अंदर ये कराची की तमाम जो सड़कें जो टाउन्स के पास हैं या KMC के पास हैं वो हम ठीक कर देंगे। बाकी यकीनी तौर पर जो छोटी गलियां हैं UCs में हैं उनको मैं नहीं कहता कि सारी सरसे में ठीक हो जाएंगी, उसमें शायद थोड़ा और वक्त लगेगा, लेकिन वो सड़कें जहाँ पे लोग ज़्यादा ट्रेवल करते हैं, लोगों की ज़्यादा आमद और रफ्त है, उसको हम 2 महीने के अंदर अंदर इंशाल्लाह ताला ठीक कर देंगे। ठीक है, अल्लाह करे कि जो टाइमलाइन है इसमें काम कंप्लीट हो। वी आर रियली होपफुल एंड वी वांट कि कराची के लोगों के मसले हल हों। इसमें ये कोई क्रिटिसिज्म का हमारा मकसद ये नहीं है कि किसी भी पार्टी को हमने तनकीद या किसी पर्सनालिटी को, बट मीन्स के वहाँ पे भी हमारे ही लोग हैं, वही रहते हैं, उनके मसाइल का आप चूँकि हमारे साथ मौजूद है। और जब मैं तासुर की बात कर रही हूँ तो अक्सर ये होता है कि पंजाब या लाहौर या कराची का बड़ा कंपैरिजन किया जाता है इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके, रोड्स को लेके। दो कि मैं लाहौर में हूँ, यहाँ पे भी सड़कें बिल्कुल परफेक्ट नहीं है, लेकिन कराची के अंदर ये कहा जाता है कि जी लाहौर से कंपेयर किया जाए तो कराची की सड़कों के या इंफ्रास्ट्रक्चर के हालात उतने अच्छे नहीं हैं। तो जाहिर है कराची हमारा हब है, बड़ा शहर है, हमारी एक्सपेक्टेशन या इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके हम समझते हैं कि वहाँ पे एक सेट होनी चाहिए एग्जाम्पल। तो ये तासुर कब ख़त्म होगा जी कि ये लाहौर और जो कराची का कंपैरिजन है या सिंध या पंजाब के कंपैरिजन की हम बात करते हैं? गनी साहब देखें, अगर तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सूबा सिंध में काम ना किया होता, और अगर आप कराची की बात कर रही हैं, कराची में काम ना किया होता,
तो पीपल्स पार्टी हर इंतखाबात में अपनी नशिस्तों में इजाफ़ा नहीं कर पाती। हम अल्लाह का शुक्र है कि हमारी सीटों में मुस्तकिल इजाफ़ा हो रहा है, हमारे वोट में इजाफ़ा हो रहा है। पीपल्स पार्टी का मेयर पहली दफ़ा तारीख़ में कराची में आया है। पीपल्स पार्टी ने पहली मरतबा 13 टाउन कराची में जीते हैं। पीपल्स पार्टी ने पहली मरतबा 100 से ज़्यादा यूनियन कमेटीज़ कराची में जीती हैं। तो अगर कोई ये कहे कि जी हम काम तो नहीं कर रहे लेकिन लोग वोट हमें दे रहे हैं, तो ये बहुत अजीब सी बात होगी। मैं ये हमेशा कहता हूँ कि हमारे मुखालिफिन जो हैं हमारे जज नहीं हो सकते। जो शहरी हैं सूबा सिंध के, वो जज हैं इस बात के कि पीपल्स पार्टी उनके लिए क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है, और वो जो फैसला दे रहे हैं वो हमारे हक़ में दे रहे हैं। तो बाकी लाहौर से अगर आप कंपैरिजन करते हैं तो मुझे आप बताएं, आप लाहौर में हैं, कभी आपने लाहौर के मेन रोड्स में से बोरियां, ईंटें, पत्थर, ये जो गाय और भैंस की सिरियाँ होती हैं, ये फुटबॉल निकलते हुए देखे तो मुझे बता दें, आपने कभी देखे हो? कराची में हम रोज़ाना ये भुगतते हैं। और ये जो मसाइल होते हैं ना, देखें शहर के अंदर काम करने से हमें रोका भी जाता है। हमारे अंदर शहर में जो हम काम कर रहे होते हैं उसको ख़राब करने की कोशिशें भी की जाती हैं। ये बदकिस्मती है कि यहाँ जो पॉलिटिकल पोलराइजेशन है वो सिर्फ पॉलिटिकल तक नहीं रहती, वो हमें ख़राब करने के लिए लोगों को, शहरियों को तकलीफ़ में डालने के लिए भी आते हैं ताकि वो हमें गालियाँ दें, हमें बुरा भला कहें। तो जहाँ ये मसाइल होंगे तो हमें सिर्फ लोगों के मसाइल से नहीं लड़ना, हमें उन नेगेटिव जो एक्टिविटीज़ कर रहे होते हैं वो लोगों को तकलीफ़ देने के लिए हमें उनसे भी लड़ना होता है, उनसे भी हमें उनको भी मुंह देना होता है। तो ये बड़े चैलेंजेस हैं और उन चैलेंजेस के अंदर रहते हुए अगर हम काम कर रहे हैं और कराची के लोग पीपल्स पार्टी को वोट दिन ब दिन ज़्यादा दे रहे हैं, तो इसका मतलब ये कि हम किसी हद तक काम ठीक कर रहे हैं। ठीक हो गया इन द एंड आपने, ये तो चलें अच्छी बात है, और ये अच्छी बात है कि फ़ंड्स रिलीज़ हुए हैं, आप लोग इस पे काम करेंगे। अगला मरहला जो बिजली का मखदूश निज़ाम है, गनी साहब इस पे बता दें, कोई आप लोगों की प्लानिंग है कि जो बिजली की तारें हैं, मसाइल हैं कि इलेक्ट्रिक है, इसको भी सॉर्ट आउट करना है? क्योंकि सड़कें तो हो जाएंगी, अल्लाह करे हो जाए, उसके बाद अब ये बिजली का निज़ाम कैसे होगा सेटल? देखें, बिजली का मसला ये है कि एक तो ये कि सूबाई हुकूमत के कंट्रोल में है नहीं बिजली का सिस्टम, एक बड़ी प्रॉब्लम ये है। दूसरा मसला ये है जो हमें मानना चाहिए कि बिजली इस कदर महंगी हो गई है कि गरीब आदमी तो दूर की बात है, अब जो मिडिल क्लास के लोग हैं उनकी भी सकत नहीं है कि वो बिजली के बिल अदा कर सकें। जब किसी की सकत नहीं होगी, वो बिल अदा नहीं करेगा, तो डेफिनेटली जो रेवेन्यू कलेक्शन है, जो रिकवरी है इदारों की, वो कम हो जाती है। और रिकवरी कम होने की बिना पर बिजली की फरामी जो है लोगों को वो मुस्तकिल नहीं मिलती और उसके अंदर बेपनाह लोड शेडिंग होती है। आज भी कराची शहर के अंदर लोग मानते नहीं हैं, 12 घंटे से ज़्यादा भी कुछ इलाकों में लोड शेडिंग हो रही होती है, और उस लोड शेडिंग की वजह से हमारी जो पानी की सप्लाई है वो मुतासर होती है। हमारे बहुत सारे कराची के इलाके हैं जहाँ पर जो सीवरेज का निज़ाम है वो चलता ही, वो भी पंपिंग स्टेशन पे चलता है। अगर वहाँ बिजली नहीं होगी तो सीवरेज के पंपिंग स्टेशंस नहीं चलते हैं, वो पानी हम नहीं निकाल सकते हैं, वहाँ सीवरेज का प्रॉब्लम खड़ा हो जाता है। तो बिजली की वजह से ना सिर्फ ये कि लोगों की ज़िंदगी अजीरन होती है, बल्कि हमारे हुकूमत के जो मुख्तलिफ जो इदारे हैं वो भी अफेक्ट होते हैं। अब उसमें वफाकी हुकूमत को कोई इक़दाम ज़रूर करने चाहिए कि बिजली सस्ती हो। सिंध हुकूमत तो आज से 10 साल पहले से 2014 से जब PMLN की गवर्नमेंट थी, हम उनके सामने कह के थक गए, ख़त लिखे हैं, मीटिंग्स में बात की है कि आप जो है वो सोलर के ऊपर आएँ, आप कोल के ऊपर आएँ, आप विंड एनर्जी के ऊपर आएँ, लेकिन हमें वो घास नहीं डालते थे, हमारी बात नहीं सुनते थे, हमारी वो जो रिक्वेस्ट होती थी उसको एक तरफ उठा के फेंक देते थे। आज उनको ये एहसास हुआ 10 साल के बाद कि अगर 2014 में हमारी वो बातें मान ली जाती तो आज पाकिस्तानियों को सस्ती बिजली मिल रही होती और वो शायद इतना बिल होता उनका कि वो अदा भी कर सक रहे होते, और मुल्क की मईशत के ऊपर जो बेपनाह बोझ आ रहा है बिजली महंगी होने की वजह से, हम उससे भी बच जाते। तो हमने तो अपनी कोशिश की और उसके बावजूद भी सिंध वाहिद सूबा है जिसने अपने वसाइल से बिजली पैदा की। थर के अंदर कोई 3000 से ज़्यादा 3000 मेगावाट से ज़्यादा बिजली हम दे रहे हैं, सस्ती दे रहे हैं, 14-15 रुपये यूनिट हम बिजली पैदा करके दे रहे हैं। बाकी आपके पूरे मुल्क में बिजली बहुत महंगी पैदा हो रही है। तो अगर हमें उसको 2014 में सपोर्ट किया जाता तो ये शायद पाकिस्तान को जितनी बिजली दरकार है वो बिजली हम शायद 10-12 रुपये फ़ी यूनिट जो है वो दे रहे होते। और डॉलर महंगा होने के बाद अगर डॉलर सस्ता होता तो शायद ये 5-6 रुपये 7 रुपये यूनिट बिजली होती। तो हमारी तो कोशिशें थी, हमने तो साबित करके दिखाया, लेकिन अगर उस वक्त हमारी बातों को नहीं माना गया तो आज ना सिर्फ सूबा सिंध बल्कि पूरा पाकिस्तान जो है उसकी सज़ा भुगत रहा है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। मिनिस्टर ऑफ प्लानिंग एंड डेवलपमेंट सईद गनी साहब हमारे साथ मौजूद थे। कराची की सड़कों के मसाइल के हवाले से हम बात कर रहे थे जी, और ओवरऑल कराची के मसलों को हम डिस्कस कर रहे थे। फंड्स रिलीज़ कर दिए गए हैं, अल्लाह करे कि सड़कें बने, लोगों के मसाइल हल हों। इसी नोट पे ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग पब्लिक।